lots of energy, we are going to start with today's session. आज हम लोग रिवाइज करेंगे कंसिडरेशन चैप्टर. ट्राई करेंगे कि मिनिमम 20 मिनट्स में रिकॉर्ड हो जाए, क्योंकि मैक्स टू मैक्स 4 से 5 पेजेस से ज्यादा बहुत बड़ा चैप्टर है नहीं, बट बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है. एक भी अटेम्प्ट ऐसा नहीं है जिसमें ये चैप्टर पे क्वेश्चन नहीं आता है, ये यूनिट पे क्वेश्चन नहीं आता है. तो गलती से भी छोड़ के जाने का गलती नहीं करना है. क्या क्या चीजें हैं, इस पे से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है. ऐसा मैं बता ही नहीं सकती कि ये एक पर्टिकुलर क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट है, दूसरा जो है वो इंपॉर्टेंट नहीं है. ऐसा मैं बाइफर्केशन नहीं बता सकती हूँ ये पर्टिकुलर चैप्टर के लिए, बिकॉज इट्स हाईली इंपॉर्टेंट चैप्टर. क्या क्या है, सबसे पहले तो डेफिनेशन दिया हुआ है कंसिडरेशन का अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 2D. क्या क्या चीजें लिखी हुई है डेफिनेशन में. जिसको ये डेफिनेशन आ गया उसने पूरा चैप्टर ढंग से कर लिया. क्या क्या है डेफिनेशन, अगर आपको याद हो जाए तो बहुत अच्छी बात है. इसको स्प्लिट करना, जब भी कोई बड़ा कॉन्सेप्ट है या बड़ी कोई डेफिनेशन है जो आपको लर्न करना होता है, अगर ऐसा होता है कि वो बहुत ज्यादा लंबा डेफिनेशन है तो उसको ब्रेक करना होता है. तो सबसे पहले क्या बोला हुआ है, देखो, व्हेन एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन हैज डन और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग or does or abstain from doing or promises to do or abstain from doing something, such an act or abstinence or the promise is called as consideration for the promise. मतलब क्या, वन बाय वन. सबसे पहले at the desire of the promisor होना चाहिए. आगे जाके जो हम लोग फीचर्स भी देखेंगे या जो लीगल रूल्स देखेंगे, जिसमें सबसे पहला रूल यही है, कंसिडरेशन मस्ट मूव एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर. मतलब क्या कि वॉलंटरी एक्ट नहीं होना चाहिए. मैंने बोला है इसीलिए सामने वाले ने वो चीज करी है, मेरे डिजायर पे वो चीज हुई है. कि जैसे फॉर एग्जांपल अज्यूम करो कि मेरा वॉलेट गुम हो गया, तो मैंने ये डाल दिया कि जो भी मेरा वॉलेट लेके आएगा उसको मैं 10,000 रुपए दूंगी. अभी ये जो मैंने डिक्लेयर किया ये मेरे एट द डिजायर ऑफ प्रोमिसर है. अगर कोई मुझे सुमोटो यानी कि खुद से लाके देता है, वॉलंटरी लाके देता है, वो मेरे डिजायर से नहीं है, तो फिर वो कंसिडरेशन में मे भी माना नहीं जाएगा. आगे जाके अलग रूल्स है वो हम लोग देखेंगे, बट वो कंसिडरेशन में नहीं माना जाएगा. क्यों? क्योंकि इट मस्ट बी एट द डिजायर ऑफ प्रोमिसर. द सेकेंड, द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन. ये इसके लिए हम लोग सेकेंड जो लीगल रूल्स में जो सेकंड रूल है वो हम लोग देखेंगे. उस टाइम पे आपको चिन्नैया वर्सेस रामैया का केस लॉ बहुत अच्छे से याद आएगा. इसके अलावा हैज डन और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग. जो भी कंसिडरेशन होता है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है. मतलब टू डू समथिंग और एब्सटेन मतलब नॉट टू डू समथिंग. सो टू डू समथिंग की जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि मैं आपको पढ़ाऊंगी, आप मुझे फीस दे देना. एंड एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग मतलब मैंने आपको बोला ये चीज मत करो जिसके लिए मैं आपको 10,000 रुपए दूंगी. तो एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग दोनों चीजें हो सकती है, has done और abstain from doing something. तो ये जो has done and abstain है, this is past tense, मतलब past consideration है. does और abstain from doing is present consideration. यानी कि क्या कि जैसे फॉर एग्जाम्पल, एंड ये फ्यूचर है. जैसे फॉर एग्जाम्पल आप लोगों ने मुझे फीस दे दी है तो ये प्रेजेंट कंसिडरेशन हुआ. मैं आपको पढ़ाऊंगी इन द फ्यूचर तो वो हो जाएगा फ्यूचर कंसिडरेशन. तो पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर कंसिडरेशन कोई भी हो सकता है. फॉर सच एक्ट एब्सटिनेंस और द प्रॉमिस इज कॉल्ड एज कंसिडरेशन. एक के बदले में दूसरा जो भी प्रॉमिस कर रहा है उसको बोलेंगे कंसिडरेशन. ध्यान से समझो, देयर इज कॉन्सेप्ट कॉल्ड एज रेसिप्रोकल कंसिडरेशन. रेसिप्रोकल प्रॉमिस मतलब क्या, मैं आपको कार दे रही हूँ 10 लाख का, ए ने बी को कार दिया है 10 लाख का. ठीक है, ए ने बी को कार दिया है 10 लाख का. तो ऑब्वियस सी बात है, एक जन सेलर है एक जन बायर है. तो जो बायर है वो 10 लाख रुपए देगा. तो कंसिडरेशन बी से ए के पास क्या जा रहा है, 10 लाख रुपए. उसके बदले में ए बी को क्या देगा, कार देगा. तो यहां पर हम क्या बोल सकते हैं, रेसिप्रोकल कंसिडरेशन और रेसिप्रोकल प्रॉमिस. दोनों साइड से कंसिडरेशन देना जरूरी है. तो इस तरीके से कुछ आपको कंसिडरेशन का बेसिक डेफिनेशन पता होना चाहिए कि कंसिडरेशन एक तो प्रॉमिस और के डिजायर पे होता है. ये पास्ट हो सकता है, फ्यूचर हो सकता है, प्रेजेंट हो सकता है. एंड ये कोई भी कंसिडरेशन जो है वो प्रोमिसी या एनी अदर पर्सन से मूव हो सकता है, जिसके लिए हम लोगों को केस लॉ समझना है. ये वाला जो सबसे इंपॉर्टेंट स्टार मार्क केस लॉ है, चिन्नैया वर्सेस रामैया. हुआ क्या था इस केस लॉ में, इस केस लॉ में क्या हुआ था, एक डॉटर थी, राइट, एक मदर थी, एंड डॉटर, मदर, एंड यहां पर एक अंकल थे, यानी कि जो मम्मी के भाई थे. हुआ ये था कि मदर ने डॉटर को एक पीस ऑफ लैंड दिया था और उसके बदले में ये कहा था कि तुमने अंकल को कंटिन्यूस बेसिस पे हर साल एक एन्युटी देना है. अब हुआ ये कि मदर ने डॉटर को लैंड तो दे दिया एंड
कुछ टाइम के बाद जो है डॉटर ने अंकल को एन्युटी देना बंद कर दिया। अब मामा जी बोल रहे हैं कि बेटा आपने एन्युटी देना बंद किया है तो क्या रीजन है, तो डॉटर ये बोल रही है कि आपसे तो मुझे कोई भी कंसिडरेशन नहीं आया, तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अकॉर्डिंगली अगर आपने मुझे कोई कंसिडरेशन नहीं दिया तो मैंने आपको एन्युटी देना नहीं चाहिए। लेकिन लॉ ये बोलता है कि जो मम्मी से जो डॉटर के पास जो लैंड गया है, जो पीस ऑफ लैंड गया है, इट इज कंसिडर्ड एज गुड एज इट इज कंसिडर्ड टू बी द कंसिडरेशन फॉर द डॉटर फॉर दिस कॉन्ट्रैक्ट ऑल्सो। तो जो कॉन्ट्रैक्ट एक मदर एंड डॉटर के बीच में हुआ है वो कंसिडरेशन ही माना जाएगा अंकल एंड डॉटर के कॉन्ट्रैक्ट के लिए। तो यहाँ पर जरूरी नहीं कि अंकल से डॉटर के पास कोई कंसिडरेशन जाए, तो कंसिडरेशन में मूव फ्रॉम द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन, फर्क नहीं पड़ता है। चिन्नैया वर्सेस रामैया बहुत इंपॉर्टेंट केस लॉ। इट कैन बी एग्जीक्यूटेड और एग्जीक्यूटरी। एग्जीक्यूटेड मतलब जो हो चुका है एंड एग्जीक्यूटरी मतलब जो होने वाला है। ये ऑलरेडी हम लोगों ने एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट एंड एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट जो फर्स्ट यूनिट है उसमें देखा है। मतलब क्या, एग्जीक्यूटेड मतलब कंसिडरेशन, पास्ट कंसिडरेशन, एग्जीक्यूटरी मतलब फ्यूचर में कंसिडरेशन आएगा। तो पास्ट हो सकता है, फ्यूचर हो सकता है। यहाँ पर भी वही चीजें उन्होंने एलैबोरेट करके बताई है कि कंसिडरेशन जो है पास्ट हो सकता है, फ्यूचर हो सकता है, प्रेजेंट हो सकता है। इट नीड नॉट टू बी एडिक्वेट। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझो। मतलब क्या कि 10 करोड़ की कोई 10 करोड़ का बंगलो है, मैं चाहूं तो उसको 1 लाख में भी बेच सकती हूँ। जरूरी नहीं कि 10 करोड़ का बंगलो है तो मैंने 10 करोड़ में ही बेचना है। अब ध्यान से समझो होगा क्या, दो सिचुएशंस होंगी। 10 करोड़ का बंगलो है, मैंने बेचा हुआ कितने में है, 10 करोड़ का बंगलो मैंने बेचा सिर्फ 1 लाख में है। अब ये देखा जाएगा, अगर अज्यूम करो ये केस जो है वो केस में कोर्ट में चला जाता है, तो ये देखा जाएगा क्या सच में वैलिड, मतलब सामने वाले ने जो कंसेंट दिया है वो फ्री कंसेंट है या नहीं। अगर सामने वाले ने फ्री कंसेंट दिया है तो फिर ये कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा, क्योंकि जरूरी नहीं कि कंसिडरेशन कैन बी इनएडिक्वेट ऑल्सो। 10 करोड़ की चीज आप 1 लाख में बेच सकते हो। लेकिन अगर ऐसा होता है कि कंसिडरेशन जो है वो फ्री कंसेंट नहीं है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा आपका वॉयडेबल कॉन्ट्रैक्ट। तो ये ध्यान से समझना, इस पे क्वेश्चन आता है। कंसिडरेशन में नीड नॉट बी एडिक्वेट। मतलब जरूरी नहीं कि जितना कंसिडरेशन, मतलब जितने चीज की वैल्यू आप एक्सचेंज कर रहे हो उतना ही पैसा आप लो। द परफॉर्मेंस ऑफ व्हाट वन इज लीगली बाउंड टू परफॉर्म। मतलब क्या, ये देखो ध्यान से समझो, ये जो कंसिडरेशन है, द परफॉर्मेंस ऑफ एन एक्ट बाय वन पर्सन हु इज लीगली बाउंड टू परफॉर्म द सेम कैन नॉट बी द कंसिडरेशन टू द कॉन्ट्रैक्ट। मतलब कि जैसे फॉर एग्जांपल आपने पुलिस स्टेशन में जाके कोई कंप्लेंट करी है और पुलिस ने, जैसे कि आपका कोई कार चोरी हो गया और वो कार पुलिस जो है वो आपको वापस लाके देता है, तो पुलिस स्टेशन में जो पुलिस ने आपको कार वापस दी है वो उसके बदले में पैसा नहीं मांग सकता। व्हाई? बिकॉज इट्स देयर ड्यूटी दैट दे आर लीगली बाउंड टू परफॉर्म दैट पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट। तो वो उनका परफॉर्मेंस जो है वो लीगली उनके बाइंड किया गया है। तो अगर ऐसे सिचुएशन में वो अगर आपसे कोई पैसा मांगता है तो आपको देने की जरूरत नहीं है, वो कंसिडरेशन, मतलब उन्होंने जो आपको कार ढूंढ के दी है उसके बदले में आपको कंसिडरेशन देने की जरूरत नहीं है, बिकॉज इट्स देयर लीगल ड्यूटी ऑब्लिगेशन। लेकिन वही अगर ऐसा होता है, ध्यान से समझना, सेकेंड एग्जाम्पल, अगर कहीं आग लगी है, फायर एक्सटिंग्विशर मतलब जो फायर ब्रिगेड वाले हैं वो आए, उन्होंने आग बुझाई, लेकिन किसी वहां पर एक जो भी थे उन्होंने बोला यार ऊपर एक बच्ची फंसी हुई है, आप उसको प्लीज निकालो बाहर। तो वो जाके अगर उसको सेव करते हैं, मैं आपको 10,000 रुपए दूंगा, तो अगर उसको वो सेव करते हैं तो वो 10,000 रुपए कैन बी अ कंसिडरेशन। वाई? बिकॉज वहां पर जो सेफगार्ड करने वाली टीम होती है वो अलग होती है, रेस्क्यू टीम जिसको बोलते हैं। फायर एक्सटिंग्विशर मतलब फायर ब्रिगेड जो होता है वो अलग होता है। फायर ब्रिगेड का काम सिर्फ आग बुझाना है, रेस्क्यू करना नहीं। रेस्क्यू टीम का काम है लोगों को बाहर निकालना। तो अगर फायर ब्रिगेड के जो लोग हैं वो एक्स्ट्रा मतलब लीगली जितना बाउंड है उसके बियॉन्ड जाके कोई सर्विसेज देता है जिसके बदले में वो कंसिडरेशन मांग रहा है या कंसिडरेशन डिसाइड हो चुका है, तो फिर इट्स अ वैलिड कंसिडरेशन। अदरवाइज जो लीगली ड्यूटी है आपकी वो परफॉर्म करने के लिए आप पैसा नहीं मांग सकते या इवन कोई भी कंसिडरेशन नहीं मांग सकते। द नेक्स्ट इज द कंसिडरेशन मस्ट बी रियल एंड नॉट इल्यूजनरी। मैं चांद तारे तोड़ के लेके आऊंगा, नहीं चलेगा। यहाँ पर कंसिडरेशन जो भी होगा वो रियल होना चाहिए। सपनों में इल्यूजन मतलब जो इल्यूजनरी सिचुएशन है वो नहीं होनी चाहिए। द कंसिडरेशन मस्ट नॉट बी अनलॉफुल, इमोरल एंड अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। लॉफुल होना चाहिए। आप चरस गांजा का कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, वो इलीगल है।
ये बन जाएगा आपका पहला क्वेश्चन। एग्जाम में पहला क्वेश्चन क्या होगा, एक्सप्लेन द कंसिडरेशन एंड द लीगल रूल्स ऑफ कंसिडरेशन। तो एक तो ये क्वेश्चन आएगा। दूसरा क्वेश्चन जो मैंने इंपॉर्टेंट फीचर्स बताए, जैसे चिन्नैया वर्सेस रामैया का केस लॉ बेस्ड एक क्वेश्चन आ सकता है, द कंसिडरेशन में नॉट बी एडिक्वेट उस पे क्वेश्चन आ सकता है, लीगली बाउंड पे क्वेश्चन आ सकता है। तो ये दो तीन कुछ इंपॉर्टेंट है। एट द डिजायर ऑफ प्रॉमिस और पे क्वेश्चन आ सकता है। तो इसमें से जितने भी फीचर्स या जितने भी रूल्स हमने देखे, उन रूल्स को लेके भी एक एक इस पे केस लॉ बेस्ड क्वेश्चन आपको 4 मार्क्स के लिए एग्जाम में आ सकता है। द नेक्स्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सूट बाय द थर्ड पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट। इसमें बोला क्या है, देखो वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट उन्होंने बोला है, द स्ट्रेंजर टू द कंसिडरेशन इज वैलिड बट द स्ट्रेंजर टू द कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट वैलिड। मतलब दो लोगों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, तो इंडिया में क्या होता है, दो लोगों के बीच में मारामारी चल रही है तो तीसरा आके और अपना हाथ धो लेता है उसमें, वो मारामारी में जबरदस्ती का घुस सकता है। लेकिन यहां पर क्या बोला है, लीगली क्या होता है कि जो दो कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज है सिर्फ और सिर्फ वो एक दूसरे के अगेंस्ट केस कर सकते, कोई तीसरा आके कोई केस करे वो नहीं चलेगा। लेकिन हाँ, स्ट्रेंजर टू द कंसिडरेशन इज वैलिड, कि ऐसे कोई तो जिसको कंसिडरेशन जो है वो, जिसके लिए कंसिडरेशन जो दिया जाएगा वो क्या, वो स्ट्रेंजर है, मतलब जिसको कंसिडरेशन पास ऑन किया जाता है वो स्ट्रेंजर है, देन दैट इज वैलिड। लेकिन स्ट्रेंजर टू द कॉन्ट्रैक्ट जो है वो आके केस नहीं कर सकता। ये मेन क्रक्स है पूरे इसका। तो जो दो लोगों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट है, उन दो लोगों के बीच में ही केस होगा। द स्ट्रेंजर टू द कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट स्यू इज नोन एज डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। ये एग्जाम में आ सकता है, डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी। डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी इज नथिंग बट कि स्ट्रेंजर टू द कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट स्यू द अदर पार्टीज, मतलब जो कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज, मतलब जो बाहर का बंदा है वो आके केस नहीं कर सकता बिटवीन द कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज। लेकिन इसको कुछ एक्सेप्शंस दिए हुए हैं जो नीचे लिखे हुए हैं। सबसे पहला एक्सेप्शन है ट्रस्ट। ट्रस्ट मतलब क्या, अज्यूम करो कि मैंने एक ट्रस्ट फॉर्म करा है एंड या फिर यहाँ पर एक हम लोग अज्यूम करते हैं यहाँ पर ए पर्सन है जिसने एक ट्रस्ट फॉर्म किया है और वो भी इन द बेनिफिट ऑफ देयर सन, ठीक है, और उसके लिए एक ट्रस्टी अपॉइंट किया है बी, ठीक है। यहाँ पर एक ट्रस्टी है जो बी है जिसने पूरा टेक केयर करना है किससे रिलेटेड, जितनी भी जो भी ट्रस्ट की एक्टिविटीज है उसको लेके। एंड आफ्टर ही बिकम 18+ तो वो सारी जितनी भी ट्रस्ट का जो भी पैसा है या जो जितना भी उसको मिला हुआ है वो सारा इसके नाम पे ट्रांसफर हो जाएगा। तो अगर ऐसा होता है, अज्यूम करो कि ये जो फादर है जिसने ये ट्रस्ट फॉर्म किया था वो उनकी डेथ हो जाती है, तो यहाँ पर अब कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में हुआ था, ए एंड बी, बट जो सन है वो भी चाहे तो इवन दो ही इज स्ट्रेंजर टू द कॉन्ट्रैक्ट कैन फाइल अ केस अगेंस्ट बी। सो स्ट्रेंजर टू द कंसिडरेशन सिर्फ मतलब वैलिड नहीं है, स्ट्रेंजर टू द कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर जो है वो क्या हो जाएगा, स्ट्रेंजर टू द कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद भी ये जो पर्सन है ये स्ट्रेंजर टू द कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद भी केस फाइल कर सकता है। ये हो गया सबसे पहला क्वेश्चन, जो सबसे पहला पॉइंट जो है एक्सेप्शन का इन केस ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के केस में। द सेकंड जो है वो है, सेकंड इज इन केस ऑफ फैमिली सेटलमेंट। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। फैमिली सेटलमेंट में होना क्या चाहिए, दो तीन चीजें जो इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला तो फैमिली सेटलमेंट में जो कॉन्ट्रैक्ट है दैट शुड बी इन राइटिंग। द सेकंड इज जो फैमिली मेंबर, दूसरी चीज जो कॉन्ट्रैक्ट मतलब जो पर्सन है जो केस फाइल करने वाला है वो फैमिली का मेंबर होना चाहिए, भले वो कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट हो या ना हो। मतलब हो क्या रहा है ध्यान से समझो। अज्यूम करो कि 3 भाई है ए, बी एंड सी। अगर ये 3 भाई है जिसमें से बी एंड सी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, लेकिन ये जो है ये ए भले ही मतलब फैमिली सेटलमेंट से रिलेटेड या जो एसेट है, घर का जो भी एसेट है बंटवारा हो रहा है उसमें जो है बी एंड सी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, तो ए चाहे तो इन दोनों के अगेंस्ट भी केस कर सकता है, भले ही इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज बिटवीन द बी एंड सी, राइट। तो बी एंड सी में कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज ना होने के बाद भी वो केस कर सकता है। वाई, बिकॉज ही इज अ मेंबर ऑफ द फैमिली एंड जो भी कॉन्ट्रैक्ट है वो राइटिंग में होना जरूरी है। तो ये दो चीजें, मतलब बाहर वाला आके नहीं, फैमिली सेटलमेंट में ऐसा नहीं कि बाहर वाले पड़ोस वाले आके आपके अगेंस्ट केस करे, वो नहीं चलेगा, लेकिन फैमिली मेंबर होना चाहिए, राइटिंग में होना चाहिए, तब जाके चाहे तो फैमिली सेटलमेंट में पार्टीशन में यूजुअली जो है वो केस हो सकता है। इसके बाद इन केस ऑफ सर्टेन मैरिज कॉन्ट्रैक्ट्स और द अरेंजमेंट, यहाँ पर होगा क्या ध्यान से समझो कि यहाँ पर एक है, एक तरफ है एक्स एंड वाई, ये है वाइफ, ये हस्बैंड। होगा क्या, अब वाइफ के जो फादर है इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया था, क्या कॉन्ट्रैक्ट किया था, जो लड़का है उसके पापा के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था कि ये जो भी उनके पापा है ये क्या करेंगे, हर महीने में, हर मंथली
जो हस्बैंड है उसके अकाउंट में 30,000 रुपए डालेंगे, ठीक है। अब शादी हो गई, इस कंडीशन पे शादी हो चुकी थी एंड शादी होने के बाद जो है एक्स मतलब वाई जो है उसके अकाउंट में उसके पापा ने पैसे नहीं डाले और जो फादर थे उनकी डेथ हो गई, वाइफ के फादर की डेथ हुई है, हस्बैंड के फादर ने जो प्रॉमिस किया था अब वो फुलफिल नहीं कर रहे, तो चाहे वाइफ जो है भले ही स्ट्रेंजर टू द कॉन्ट्रैक्ट है लेकिन फिर भी केस फाइल कर सकती है अगेंस्ट द फादर। क्यों? क्योंकि शी इज द मतलब उसको कंसिडरेशन मिलने वाला था, तो स्ट्रेंजर टू द कॉन्ट्रैक्ट है लेकिन फिर भी केस फाइल हो सकता है, तो एक एक्सेप्शन हो गया। इन केस ऑफ असाइनमेंट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, असाइनमेंट मतलब यूजुअली इंश्योरेंस पॉलिसी जो होती है, अब कोई किसी की डेथ हो जाती है तो उसके जो भी फैमिली मेंबर्स है उनको वो इंटरेस्ट जो है वो असाइन किया जाएगा, तो जो इंटरेस्ट असाइन किया जाएगा इन दैट असाइनमेंट के केस में जो भी असाइनी होगा वो चाहे तो केस कर सकता है। मतलब अगर XYZ पर्सन है, ठीक है, यहाँ पर एक पर्सन है जिसका नाम है ABC, ठीक है, उसके फादर है XYZ। अब ये जो फादर है इनकी डेथ हो गई तो ABC जो है वो इंश्योरेंस कंपनी के अगेंस्ट चाहे तो केस कर सकता है। फिर इंश्योरेंस कंपनी ये नहीं बोल सकती कि हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट है वो तो आपके पापा के साथ हुआ था, ये अलाउड नहीं है। क्यों? क्योंकि उनको असाइनमेंट बेसिस पे ये कॉन्ट्रैक्ट है, असाइनी जो पर्सन जिसके लिए ये इंटरेस्ट असाइन हुआ था वो चाहे तो केस कर सकता है। उसके बाद होता है एक्नॉलेजमेंट एंड एस्टॉपल। एक्नॉलेजमेंट एंड एस्टॉपल मतलब क्या? once you accepted that liability you cannot deny it, right? तो in that situation usually जो एजेंट होता है, आपको याद होगा तो ये एग्जाम्पल हमने देखा था, L gives money to M to be given to N। मतलब क्या? मैंने देखो यहाँ पर 3 लोग होंगे L M and N, ठीक है। L ने N को बोला, आई डोंट नो किसने किसको क्या बोला हुआ है, लेट मी जस्ट सी। इफ L gives money to M to be given to N, मतलब क्या? L ने M को पैसा दिया है 20,000 रुपए जो N को देना है, राइट है। अब N ने क्या किया? N ने M को कॉल करके बोला कि मेरे पास तेरा 20,000 रुपए है और जो L को तुझे देने थे वो तू आके लेके जा, लेकिन N ने बाद में डिनाई कर दिया। अब हुआ कॉन्ट्रैक्ट 20,000 का किसके बीच में था? L एंड M, लेकिन N के पास वो पैसा था। अब चाहे तो N जो है, N या M जो है वो चाहे तो एक दूसरे के अगेंस्ट कॉन्ट्रैक्ट मतलब एक दूसरे के अगेंस्ट केस कर सकते हैं। मतलब यहाँ पर भी एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ है L एंड N के बीच में, L ने N को पैसा दिया है कि बाबा तू जाके M को पैसा दे। अब इन दोनों के बीच में भी कॉन्ट्रैक्ट है, M को पैसा मिल नहीं रहा, तो फिर वो चाहे तो N के अगेंस्ट भी कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, द एग्रीमेंट्स इन कोवेनेंट्स रनिंग विद द लैंड। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है जिसपे क्वेश्चंस यूजुअली आते हैं। होता क्या है यहाँ पर ध्यान से समझो, एग्रीमेंट्स कोवेनेंट्स विद द लैंड मतलब एग्रीमेंट्स रनिंग इन केस ऑफ लैंड। आपको बहुत अच्छे से आई होप सो ये याद होगा, बहुत डिटेल में डिस्कशन किया था यहाँ पर कि ऐसा है कि एक फादर है, ठीक है, उन्होंने अपनी जो जमीन है वो बेची है XYZ को, ओके। अब ये जो जमीन XYZ को बेची है उस टाइम पे ये अज्यूम करते हैं हम लोग 10 एकड़ का जमीन है, तो 10 एकड़ के जमीन में उन्होंने ये कहा था, 10 एकड़ की जब जमीन दी थी तब उन्होंने ये कहा था कि ये जो जमीन है इसमें से जो 1 एकड़ का जो हिस्सा है वो क्या हो जाएगा, वो स्पेसिफिकली मेरे बच्चों के लिए आपको रखना होगा, बाकी 9 एकड़ जो है वो आप यूज कर सकते हो। अब हुआ ये कि फादर की डेथ हो जाती है, तो भले ही कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज नहीं है, ये बच्चे जो भी है वो कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज नहीं है, लेकिन फिर भी वो चाहे तो केस कर सकते हैं अगेंस्ट XYZ। वाई? बिकॉज जो लैंड के स्पेसिफिकली लैंड से रिलेटेड जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं उनको इन्होंने स्पेसिफिकली जहां पर एग्रीमेंट्स रनिंग कोवेनेंट्स रनिंग विद द लैंड मतलब जहां पर ऑब्लिगेशन डाल के कोई भी लैंड के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उनको फुलफिल करना जरूरी है। फिर भले ही कॉन्ट्रैक्ट पार्टीज जिंदा हो या ना हो, फर्क नहीं पड़ता। तो एग्रीमेंट्स कोवेनेंट्स रनिंग विद द लैंड एंड द नेक्स्ट इज द कॉन्ट्रैक्ट एंटर्ड इनटू थ्रू एन एजेंट। एजेंट ऑब्वियसली बात है, आपको बहुत अच्छे से पता है, एजेंट के लिए प्रिंसिपल रिस्पॉन्सिबल होता है हर एक्ट के लिए। तो कोई भी जो थर्ड पार्टी होता है वो प्रिंसिपल के अगेंस्ट भी केस कर सकता है एंड एजेंट के अगेंस्ट भी केस कर सकता है। इसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट केस क्वेश्चन जो आता है वो है वैलिडिटी ऑफ एन कॉन्ट्रैक्ट विदाउट कंसिडरेशन, यानी कि सेक्शन 25 जो बोलता है कि यूजुअली हर एग्रीमेंट जो होता है उसके पीछे कंसिडरेशन होना जरूरी है, लेकिन कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स ऐसे हैं जहां पर कंसिडरेशन की जरूरत नहीं है, यानी कि एक्सेप्शंस टू द कंसिडरेशन माना जाता है। तो सेक्शन 25 में जो एक्सेप्शंस दिए हैं वो कौन सा है? सबसे पहला नेचुरल लव एंड अफेक्शन। तो नेचुरल लव एंड अफेक्शन के थ्रू
जो कॉन्ट्रैक्ट होंगे उसके लिए ये 4 कंडीशंस फुलफिल होना जरूरी है। कौन सा है? सबसे पहला, आउट ऑफ द नेचुरल लव एंड अफेक्शन। मतलब क्या? एक तो नेचुरली लव एंड अफेक्शन होना चाहिए, दूसरा नियर रिलेशनशिप होना चाहिए, तीसरा राइटिंग में होना चाहिए, एंड चौथा रजिस्टर्ड होना चाहिए। यानी कि कोई हस्बैंड अगर अपनी वाइफ को कोई भी घर जो है वो गिफ्ट करता है तो दे आर हैविंग अ नियर रिलेशन, नेचुरल लव एंड अफेक्शन है, राइटिंग में रजिस्टर करके लिया है, राइटिंग में है, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर कंसिडरेशन वाइफ ने देने की जरूरत नहीं है। आपके घर वालों से पूछना, बहुत सारे जो फादर होते हैं वो अपने वाइफ के नाम पे बहुत सारी प्रॉपर्टीज लेके रखते हैं। तो जो भी है, ये जो 4 कंडीशंस है ये कंपलसरी फुलफिल होना जरूरी है। लेकिन ध्यान रखना यहाँ पर नियर रिलेशन होना जरूरी है। अगर आप आपके गर्लफ्रेंड को कोई गिफ्ट घर कर रहे हो, घर जो है वो गिफ्ट कर रहे हो, बंगलो गिफ्ट कर रहे हो, तो फिर ये इस पर्टिकुलर डेफिनेशन में या इस पर्टिकुलर सेक्शन में कवर नहीं होगा। नियर रिलेशन लिखा हुआ है तो नियर रिलेशन का डेफिनेशन आई होप आपको समझता है। अगला, द नेक्स्ट सेकंड इज कॉम्पेंसेशन फॉर द पास्ट और द वॉलंटरी सर्विसेज। अगेन ये 4 कंडीशन फुलफिल होना जरूरी है। The services should have been rendered voluntary. The services must have been rendered for the promisor. The promisor must be in the existence at the time when the services were rendered, and the promisor intended to compensate the promisee. मतलब 4 चीजें ध्यान से समझो। हुआ क्या है, सामने वाले ने आपको कोई वॉलंटरी सर्विसेज दी है, तो उस टाइम पे जब वो सर्विसेज वॉलंटरी आपको मिल रही थी, उस टाइम पे एक तो आपका एग्जिस्टेंस होना चाहिए, मतलब आप जिंदा होने चाहिए। दूसरा, वो सर्विसेज जो दी है वो पर्टिकुलरली सिर्फ और सिर्फ प्रॉमिसोर के लिए होनी चाहिए, वॉलंटरी देना चाहिए, एंड जो प्रॉमिसोर है उसका इंटेंशन होना चाहिए कि प्रॉमिसी को कुछ दे। जैसे फॉर एग्जांपल मेरा वॉलेट गुम हो गया था, अज्यूम करो क्लासरूम में जो है मैंने वॉलेट मेरा खो गया था, आपको वो वॉलेट मिला। अब उस वॉलेट में थे 10,000 रुपए, आप आए और उस वॉलेट में से 1,000 रुपए आपने निकाल के ले लिए। अब देखो 2 चीजें होंगी यहाँ पर, आपने अज्यूम करो 1,000 रुपए निकाल के लिए तो वो अलाउड नहीं किया जाए। क्यों? क्योंकि मैंने नहीं बोला था आपको ढूंढ के दो, लॉजिकली मैंने आपको नहीं बोला था कि आप ढूंढ के दो, आप खुद लेके आ गए, तो वो 1,000 रुपए आपको मुझे वापस करने पड़ेंगे। अब दूसरा सिचुएशन, अगर ऐसा होता है कि आपने वो वॉलेट लाके दिया, अब होगा क्या? एक तो आपने वॉलंटरी सर्विसेज दी, राइट, उसके बाद वो वॉलंटरी सर्विसेज प्रॉमिसोर को दी, यस। तीसरी चीज, मैं एग्जिस्टेंस में थी, मैं जिंदा थी जब आपने मुझे वॉलेट दिया, एंड चौथी चीज, मेरा एक इंटेंशन है कि मैं आपको कॉम्पेंसेट करूं। मतलब क्या? मैंने क्या किया? मैंने आपको कॉम्पेंसेट किया, मतलब मैंने उस वॉलेट में से ही आपको 1,000 रुपए खुद से निकाल के दिए। तो उसके बदले में आपने जो, आप बोलोगे खोया हुआ वॉलेट तो दिया ना मैम आपको रिटर्न में, नहीं, दैट इज नॉट अ कंसिडरेशन। मैंने आपको पैसे दिए हैं बट उसके बदले में आपने एज सच ऐसा मेरे लिए कुछ किया नहीं, इट वॉज वॉलंटरी एक्ट फ्रॉम योर साइड, और जिसके बदले में मैंने आपको 1,000 रुपए दिए। तो वॉलंटरी एक्ट के लिए जो कॉम्पेंसेशन दिया जाता है वहां पर, मतलब वॉलंटरी एक्ट के लिए कंसिडरेशन नहीं होगा, फिर भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। प्रॉमिस टू पे द टाइम बट डेट, टाइम बट डेट ये आया है बिकॉज ऑफ लिमिटेशन एक्ट। आई होप यू अंडरस्टैंड द लिमिटेशन एक्ट। यानी कि क्या? लिमिटेशन एक्ट बोलता है कि 3 साल के बाद, आज अगर कोई डेट है, ड्यू हुआ है, तो 3 साल तक अगर आपको सामने वाला पैसा या आपका जो भी डेट है वो रीपे नहीं करता है तो लीगली आप उससे वो पैसा वसूल नहीं सकते। अब होगा क्या? टाइम बट डेट के केस में लीगली आप वो पैसा तो वसूल नहीं सकते हो। अब होगा क्या? अगर ऐसा होता है कि किसी की इच्छा हो गई कि यार 5 साल के बाद वो आया और आपको बोल रहा है कि यार देख, तुम्हारा जो 1,00,000 रुपए बचा था ये मैं आज आपको कॉम्पेंसेट करने के लिए आया हूं और ये मैं आपको अगले 2 महीने में दूंगा। आपने कॉन्ट्रैक्ट किया। अब कब कॉन्ट्रैक्ट हुआ है? देखो, आज डेट इनकर हुआ था पहले साल में, अब 3 साल चले गए हैं, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, 3 साल खत्म हो गए, आपको वो पैसा दिया नहीं है। अब वो 5वें ईयर में, 4th, 5th ईयर, ठीक है, वो अब आता है और फिर आप लोगों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है कि जो 1,00,000 है वो 10 इंस्टॉलमेंट में आपको दिया जाएगा। अब ये जो टाइम बट डेट के बदले में जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, अब इसके लिए हर कॉन्ट्रैक्ट में जैसे कंसिडरेशन देना जरूरी होता है, इस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट के लिए कंसिडरेशन देना जरूरी नहीं है। व्हाई? बिकॉज ऑलरेडी पास्ट कंसिडरेशन दे दिया था। यहाँ पर जो गुड्स उसने बेचे थे, ये जो भी गुड्स थे जो बेचे थे फर्स्ट ईयर में ही, वही एज गुड एज कंसिडरेशन माना जाएगा। वापस से ए को वापस से कोई भी कंसिडरेशन देने की जरूरत नहीं है। सो प्रॉमिस टू पे टाइम बट डेट। द नेक्स्ट इज एजेंसी। एजेंसी के कॉन्ट्रैक्ट में आप अगले लेवल पे सीखोगे सेक्शन 185 के अंडर कि कंसिडरेशन, विदाउट कंसिडरेशन एजेंसी के कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। कंप्लीटेड गिफ्ट, ऑब्वियसली बात है, गिफ्ट देने के बाद आप उसको पैसा नहीं मांगते कि देख बाबा ये 10 लाख की चीज मैंने आपको गिफ्ट किया, आप 10 लाख दो, ऐसा कोई नहीं करता। तो गिफ्ट आपने दिया है। इसके अलावा बेलमेंट। बेलमेंट यानी कि क्या? मैंने बहुत डिटेल में डिस्कशन किया था, बेलमेंट का मतलब क्या है वो समझाया था सेक्शन 148। मैंने 5 जो भी आप लोग इंटर लेवल पे जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जो 5 कॉन्ट्रैक्ट सीखने वाले, मैंने
आपको ऑलरेडी समझाए हुए हैं, जिसमें से वन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इज बेलमेंट। बेलमेंट इज नथिंग बट आपने कोई प्रॉमिस किया दूसरे, कोई चीज आपने सामने वाले को दी, कोई पर्पज से दी एंड बाद में वो चीज को आप रिटर्न ले रहे हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि आपने कोई गाड़ी डाली है सर्विसिंग के लिए, राइट, आपने सर्विसिंग के लिए कार देने के बाद वो कार अपने पास नहीं रख के लेने वाला, वो बाद में आपको पूरा सर्विसिंग होने के बाद वापस करने वाला है। तो पर्पस क्या था? सिर्फ सर्विसिंग, जिसके बदले में आपको कार वापस करी उसने, उस आपकी जो कार है वो वापस करी, जिसके लिए आपने उसको पैसे दे दिए। अब ध्यान से समझना, आपने पैसे दिए तो ये प्रॉपर एक आपका वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन ये आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है ये ग्रेचुइटियस बिलमेंट बोला जाता है। एक होता है नॉन ग्रेचुइटियस बिलमेंट बोला जाता है, एक होता है ग्रेचुइटियस बिलमेंट। मतलब क्या? सामने वाले ने, जैसे फॉर एग्जांपल आपके दोस्त ने आपसे गाड़ी मांगी, क्या देख मेरी एक फ्रेंड है उसको घुमाना है तो तेरी बाइक दे दे, तो आपने जो आपके फ्रेंड को जो बाइक दिया अब उसके बदले में आप पैसा तो नहीं मांगोगे उससे, राइट है। तो जो पैसा आप नहीं मांगने वाले हैं, अब जो पैसा सामने वाला दोस्त है बहुत अच्छा है, वो पैसा नहीं मांगेगा, तो दैट इज कॉल्ड एज बेलमेंट कॉन्ट्रैक्ट, जहां पर कंसिडरेशन देने की जरूरत नहीं है आप लोगों ने, वहां पर बेलमेंट जो कॉन्ट्रैक्ट है आपका पूरा हो जाएगा विदाउट कंसिडरेशन। एंड द नेक्स्ट इज चैरिटी। मतलब क्या कि आप लोगों ने जो भी पैसा, मतलब यूजुअली क्या होता है कि आप लोग जो भगवान के चरणों में जो पैसा डालते, आप ऐसा नहीं बोलते, देख वो अलग बात है कि आप लोग बोलते कि भगवान देखो मैं आपको पूरे 11 जो है नारियल चढ़ा रहा हूँ, आप प्लीज मुझे सीए फाउंडेशन पास करा देना, ऐसा आप नहीं बोलते होंगे, ऐसा मैं अज्यूम कर रही हूँ। बट आप ऐसा कुछ उनसे, मतलब उसके बदले में कंसिडरेशन तो नहीं मांगते ऊपर वाले से। तो आपने जो चैरिटी की है, ये चैरिटी भी यहाँ पर कंसिडरेशन की जरूरत नहीं है। कंसिडरेशन विदाउट कॉन्ट्रैक्ट विदाउट कंसिडरेशन इज वैलिड इन केस ऑफ चैरिटी। इसका बहुत अच्छा एक केस लॉ हुआ था केदारनाथ वैसे गौरी मोहब्बत का, जिसमें क्या हुआ था, एक मंदिर को मतलब मंदिर का जो कंस्ट्रक्शन था, वो कंस्ट्रक्शन करने के लिए एक पर्सन ने उसे बोला, एक पर्सन ने वहां पे जो पंडित थे उनको कहा था आप पूरा कंस्ट्रक्शन कर लेना, मैं आपको उसके बदले में 100 रुपए दूंगा, जो भी कंस्ट्रक्शन का खर्च है 100 रुपए। आज के मत समझना, ये तब का लॉ है 1872 का, तो तब के 100 रुपए आपको समझने होंगे। तो तब के 100 रुपए जो थे वो बहुत बड़ा अमाउंट था। अब हुआ ये कि जो मंदिर तो बांध दिया लेकिन पैसे नहीं दिए, तो इन दैट सिचुएशन अगर चाहे तो वो जो भी पंडित थे वहां के, वो चाहे तो केस कर सकते हैं अगेंस्ट दैट पर्सन जिसने ये प्रॉमिस किया था। व्हाई? बिकॉज यहाँ पर चैरिटी के केस में जो आपको पैसा दिया है उसके लिए कंसिडरेशन दोबारा रिटर्न में कुछ मिलना एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता। बट हाँ, मेक श्योर कि वो जो पैसा है वो उसने पंडित ने इनकर किया है, ऐसा नहीं कि पैसा कुछ किया ही नहीं और फिर भी 100 रुपए मांग रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो दिस इज नथिंग बट दिस इज ऑल अबाउट चैरिटी। एंड इसी के साथ हमारा ये रिविजन सेशन यही खत्म होता है। हम लोग मिलेंगे अगले सेशन में जो कि होगा हमारा नेक्स्ट यूनिट। सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड कीप रिवाइजिंग।